विश्वनाथ की नगरी से स्वागत करते हैं हम आपका स्टडी विद टीम बनारस में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आइए आज देखते हैं 31 दिसंबर 2021 के हुए ऑनलाइन पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जिन्होंने न देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो जाकर देख सकते हैं। आइए तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से युग्म का मिलान सही है तो किसका सही है। पहला है सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन। तो जो बच्चे सृजनशील होते हैं, सृजनात्मक सोच वाले होते हैं, उनका जो सोच चिंतन होता है वह अपसारी चिंतन करते हैं, न कि अवसारी चिंतन करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है लेखन वैकल्प, विषय पढ़ने में कठिनाई। तो लेखन वैकल्प को ही पठन वैकल्प भी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। और जिस बच्चे को डिसलेक्सिया से प्रभावित होता है, जो बच्चा भी डिसलेक्सिया से प्रभावित होता है, उसको क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ये जवाब हमारा सही है और हमको सही चाहिए तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? तो कौन सा है आपका? आइए देखते हैं। पहला है कि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग करना चाहिए, ये सही है। और दूसरा है आपका विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समुन्नत करना चाहिए, तो ये भी सही है। तीसरा है प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि बच्चों को क्या करना है? सीखने पर, अधिगम पर ज़्यादा जोर देना है, न कि उत्पाद पर। चौथा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। तो ये गलत बात है, क्योंकि एक कक्षा जो होता है वह क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता से भरा होता है। सभी बच्चे एक प्रकार से नहीं होता है। कोई बच्चा मंद बुद्धि का तो कोई तीव्र बुद्धि का होता है। ठीक है, तो सबको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन कराना है, न कि सबको एक ही पैटर्न पे पढ़ाना है। तो हमारा पहला और दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसकी स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। ठीक है, कक्षा का एक विद्यार्थी क्या कर रहा है? अपने विचारों को व्यक्त करने में बहुत ही कठिनाई महसूस कर रहा है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में क्या हो जा रहा है? दोनों में मिक्स हो जा रहा है उसे बोलने में। ठीक है, तो अगर आप एक अध्यापिका हैं तो इस तौर पर हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थात प्रस्तावित करने चाहिए, समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। और इसका प्रभाव क्या होगा कि विद्यार्थी संयुक्त अर्थाधार का उपयोग कर उपयुक्त समस्या का निदान कर पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एक समावेशी कक्षा में क्या होता है? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जब समावेशी कक्षा की बात होती है तो उसमें सभी बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, चाहे वो बच्चा निम्न वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे वह सामान्य हो, चाहे फिजिकल रूप से डिसेबल हो, चाहे मंद बुद्धि का हो, चाहे तीव्र बुद्धि का हो, चाहे प्रतिभाशाली बच्चा हो, सबको एक साथ एक ही कक्षा में क्या होता है? एजुकेशन दिया जाता है। यही हमारा समावेशी कक्षा होता है या इंक्लूसिव क्लासरूम होता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। तो कौन कौन सी विशेषताएं वो दर्शा सकता है? ये है कि पुस्तकों को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। ठीक है, और बी है कि बार बार आँख झपकाता है और एक आँख बंद करता है या उसकी आँखों में लालिमा होती है। सी है चाकबोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? ये है
प्रमस्तिष्कीय घात, बी दृष्टि बाधिता, या फिर तीसरा पठन विकल्प, या फिर चौथा उच्चारण विकल्प। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 दृष्टि बाधिता। ठीक है, जब बच्चा क्या होगा दृष्टि बाधित होगा तो उसे क्या होगा देखने में भी कठिनाई होगा। ठीक है, और क्या होगा उसे पढ़ने में भी कठिनाई होगा। इस वजह से उसे क्या रोग है, किससे ग्रसित है, वह दृष्टि बाधित है, यानी कि उसे कम दिखाई देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। तो कौन सा नहीं सुझाया है, वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं इंग्लिश में, इसमें बच्चों को अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक द्वारा इनाम यानी कि रिवार्ड और दंड यानी कि पनिशमेंट का इस्तेमाल करने का सुझाव नहीं दिया गया है, क्योंकि इनके प्रयोग से क्या होगा बच्चों में हीनता का भाव आ जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिसका सुझाव दिया गया है वह है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचाना जाए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या होगा उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा, तथा रट्टा मारने को हतोत्साहित करने के लिए कहा गया है, और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्याय समझ यानी कि कॉन्सेप्ट को डेवलप करने पर ज़्यादा बल देने को कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो रिक्त स्थान से रिक्त स्थान और रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की तरफ बढ़े। तो इसका सही जवाब क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यालयों में क्या है पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियमित लागू होना चाहिए जो क्या हो मूर्त से अमूर्त और फिर क्या हो स्थानिक से वैश्विक की तरफ बढ़े, क्योंकि बालक इंद्रियों के द्वारा सीखते हुए वैश्विक स्तर तक का चिंतन कर सकेगा। ठीक है, मूर्त इंद्रियानुभव का विषय है, जबकि अमूर्त उससे परे केवल समझा या मन से अनुभूत किया जा सकता है। स्थानिक का उपयोग सिर्फ एक स्थानिक योजना से संबंधित होता है, यह एक विशेष कार्य तक ही सीमित होता है, जबकि वैश्विक का दायरा पूरे कार्यक्रम से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है। तो कौन सा निहित है, वह है आपका संरचनावाद, जिसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो एक अध्यापक क्या कर रहा है पठन को शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहा है। तो यह जो प्रोसेस है अधिगम की, यह कैसा है, किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आपके संरचनावाद पर आधारित है, क्योंकि जो संरचनावाद सिद्धांत होता है इसमें विद्यार्थियों में ऐसी समझ और ज्ञान का निर्माण होता है जो वे पहले से जानते हैं, अर्थात पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से क्या किया जाता है, इसमें एकीकृत किया जाता है। इसमें क्या होता है विद्यालय में प्रवेश करने से पहले के प्राप्त ज्ञान शामिल हैं। इस प्रक्रिया द्वारा ज्ञान की रचना होती है और न कि ज्ञान केवल अर्जित होता है। ठीक है, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या है बच्चों में कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 बहु या विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। जब शिक्षक क्या करेगा बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहेगा, तो बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और क्या होगा बच्चा खोज द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेगा और तार्किक सोच के द्वारा विकल्पों की खोज करके अपने चिंतन में क्या करेगा संप्रत्यात्मक बदलाव कर लेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या लगता है। ए, उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है, तो यह तो गलत है। बी है
विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। तो यह सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ए गलत है, लेकिन बी क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में रिक्त स्थान स्तर पर हैं। तो किस स्तर पर होते हैं, वह होता है आपके प्रतिकूल स्तर पर। कहाँ, प्रतिकूल स्तर पर। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ प्रतिकूल स्तर पर है, क्योंकि इन सभी वर्गों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जिसके लिए वर्तमान में विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम क्या हुए हैं, प्रायोजित किए जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दावा ए विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों में से निर्लिप्त होना चाहिए, और इसका जो तर्क दिया जा रहा है बी कि विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है उसका चुनाव करना है। तो इसका सही है कि दोनों ही क्या है, हमारा सही है। ठीक है, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों में क्या होना चाहिए, निर्लिप्त होना चाहिए, ये भी सही है। और विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्र के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों को समझ होती है, ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 कि छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर ढकेलता है। जब एक छात्रा मानती है कि वह एक परीक्षा में सक्सेस नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी भी नहीं सुधार पाएगी, तो सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह जो विश्वास है छात्रा को कार्य छोड़ने की अनुमति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेल देता है और उसके अधिगम को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। छात्रा अपने अधिगम को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने में सफल नहीं हुई और अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। छात्रा में आंतरिक प्रेरणा की कमी है, क्या है, उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन की कमी है। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है। तो कौन सा है, वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यार्थियों में योग्यता की संवृद्धिक धारणा विकसित करना। ठीक है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा मददगार योजना होता है वो क्या होता है कि विद्यार्थियों में योग्यता की संवृद्धिक धारणा विकसित करना, जिससे विद्यार्थी क्या होगा, अपनी योग्यता अनुसार सीखने हेतु निरंतर क्या होगा, मोटिवेटेड रहेगा। और अभिप्रेरित बालक के व्यवहार में निरंतर क्या होती है, संवृद्धि होती है और उसका व्यवहार लक्ष्य क्या होता है, निर्देशित होता है। और विद्यार्थियों में जो योग्यता की संवृद्धिक धारणा विकसित करके उनको क्या होगा, चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने और योग्यता के सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। तो क्या दर्शाती हैं, वह दर्शाती हैं बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। ठीक है, तो जो बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां होती हैं वह दर्शाती हैं कि बच्चों की चिंतन प्रक्रिया वयस्कों से क्या होती है, गुणात्मक रूप से अलग होती है, क्योंकि बच्चों और वयस्कों की चिंतन प्रक्रिया के विकास का स्तर भी भिन्न होता है और बच्चे सक्रिय रूप से अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करते हैं और तर्क, रुचि, जिज्ञासा तथा जो इमेजिनेशन और कॉन्सेप्ट प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचते हैं। ठीक है, जबकि वयस्कों में क्या होता है, चिंतन का उच्च स्तर देखने को मिलता है। ये अपने सामने आने वाली समस्या का समाधान किसी भी आधार पर करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।